वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इन पॉइंट्स का हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये आप लोग को बताएंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। इस केस में जनरल सा व्यू है कि हमको करना क्या होगा। सबसे पहले रिएक्टेंट्स को, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हमें प्रोडक्ट केस से सिमिलर करना होगा। कहने का मतलब अभिकारकों की जो संख्या होगी, अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी, उसको हमको उत्पाद अणुओं की संख्या के बराबर करना होगा। वैसे ही और डिस्कस पॉइंट में चलेंगे तो जो रिएक्टेंट्स का केस होता है वो एरो के लेफ़्ट साइड का केस होता है, बट जो प्रोडक्ट केस होता है वो एरो के राइट साइड का पार्ट होता है। और राइट साइड वाले पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं और लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं और प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा केस शामिल हो सकता है। जो कि लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है जिसे हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते थे, हिंदी में अभिकारक कहते हैं। इसमें हमें आइटम्स को इक्वल करना पड़ता है, एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ता है और प्रोडक्ट केस से सिमिलर करना होता है। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को, एटम को और एलिमेंट को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल, एटम और एलिमेंट के बराबर करना होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक संतुलित समीकरण, और इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा रिएक्टेंट्स का जो केस होगा, जो लेफ़्ट साइड केस होता है, अभिकारक अणुओं का केस होगा। उसमें एलिमेंट्स 1 मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूलर बेसिस भी हो सकते हैं, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो सकते हैं रिएक्टेंट्स केस में। और इन सब के मिलने से हमारा प्रोडक्ट केस बनता है। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेगा, रिएक्शन का मेन जो आंसर मिलेगा उसी आंसर को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। अभिकारक अणुओं के संयोग से ही प्रोडक्ट अणुओं का निर्माण होता है। और अभिक्रियाएं जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में चलाई जाती हैं या जो अभिकारकों की दर को बढ़ाते हैं, कहने का मतलब रेट एक्सप्रेसिंग होगा वो उसे हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। और देन अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर की आवश्यकता भी पड़ सकती है, प्रेशर की आवश्यकता भी पड़ सकती है, या सांद्रता, कहने का मतलब कंसंट्रेशन वैल्यू की भी आवश्यकता हमको पड़ सकती है रिएक्शन को संतुलित करने के लिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के आधार पे ये प्रूव करेंगे कि कैसे हमारा समीकरण संतुलित होगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। कहने का मतलब जो मैग्नीशियम का छल्ला होता है कैसे हवा के साथ जलता है और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन है। अब इसमें देखना है रिएक्टेंट्स केस, इसको और इसको। कहने का मतलब एरो के लेफ़्ट साइड का पोर्शन जो है वो रिएक्टेंट्स का केस है और एरो के राइट साइड का पोर्शन जो है वो प्रोडक्ट केस है। बट कैटलिस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, टेम्परेचर की कुछ आवश्यकता है इसको। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम 1 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। कहने का मतलब ये इक्वेशन हमारा इनबैलेंस्ड है। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो एकदम नॉर्मल सा देख लेते हैं, इजी टाइप का इक्वेशन है ये। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स करना है, बट एक क्राइटेरिया होती है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ऑक्सीजन के नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके सामने ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू MgO। कहने का मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखो मैग्नीशियम का केस इनबैलेंस,
मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स 2 और यहाँ पे मैग्नीशियम 1। अब इस मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स को करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा लूँगा। सो 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। इस टाइप से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इस टाइप का इक्वेशन जो है हमारा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण, जिसमें रिएक्टेंट्स की संख्या प्रोडक्ट्स की संख्या के बराबर है। कहने का मतलब अभिकारकों की संख्याएं यदि उत्पाद अणुओं की संख्याओं के बराबर होती है तो उसी को हम लोग संतुलित समीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। कहने का मतलब लोहा जल से अपक्रिया करके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखना है कि रिएक्टेंट केस में कितने मौजूद हैं अणु और प्रोडक्ट केस में कितने अणु मौजूद हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को देखना है कितने मॉलिक्यूल्स किसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में उपलब्ध हैं। सो मैंने एक टेबल बना दिया है। एलिमेंट का है, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में है, इसलिए हमने Fe, H और O को एलिमेंट केस में लिख दिया है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग को शो करना है। सो सबसे पहले इस इनबैलेंस्ड इक्वेशन को देख लेते हैं कि कैसे यह इनबैलेंस्ड है। Fe रिएक्टेंट में देखेंगे 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। कहने का मतलब Fe इनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स इनबैलेंस्ड है। अब इस इनबैलेंस्ड को हम तोड़कर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में अरेंज कर लेंगे। कहने का मतलब Fe के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट केस में, और प्रोडक्ट में इस साइड वाले केस रख दिए जाएंगे जितनी संख्याएं होंगी। सो Fe रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1। H 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ऑक्सीजन 1 है इसलिए ऑक्सीजन 1। ये रिएक्टेंट केस है, इस साइड का, लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट केस है। और इस साइड में Fe 1 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसको रख लिया। अब प्रोडक्ट केस में चलते हैं। Fe 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 2। अब इसमें देखना है कि हाइड्रोजन की संख्याएं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं। बट Fe इनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए चलते हैं। जैसे Fe3 प्रोडक्ट केस में है तो यहाँ भी Fe3 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 मॉलिक्यूल्स को Fe से रिएक्टेंट केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब रिएक्टेंट का केस 3 आया तो यहाँ पे मैं 3 राइट डाउन कर लेता हूँ। Fe की संख्याएं संतुलित। अब नंबर आता है 3 रिएक्टेंट में 3 प्रोडक्ट में, ये बैलेंस्ड हो गया। अब चलता हूँ नेक्स्ट केस में। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इधर और इधर 2 मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 4 है। अब इसको हमें बैलेंस करना है और इसको बैलेंस करने के लिए यदि मैं ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4 ये भी बैलेंस्ड हो जाए। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस सिमिलर हो जाए। बट हाइड्रोजन केस 4 × 2 = 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इनबैलेंस्ड हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। कहने का मतलब रिएक्टेंट वाले केस में 2 × 4 आ जाएगा 8। 2 × 4 आ गया 8। अब यहाँ पे देखना है, हाइड्रोजन का केस ओनली 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है 4 × 2 = 8। अब कंडीशन क्या करना है,
हमको इस वाले हाइड्रोजन में यानी कि प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये हो जाएगा 8 और केस हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। सो चलता हूँ, अब इन दोनों केस को यहाँ राइट कर देता हूँ। कहने का मतलब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के सापेक्ष 4 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई सामने के साइड में होगा, तो यहाँ पे 4 से 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 4 टू ज़ा 8 ये और 2 ये इनबैलेंस है, इसलिए यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 किया हूँ, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऑक्सीजन का केस देखो, ऑक्सीजन के केस में रिएक्टेंट केस में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो यहाँ पे इंटू 4 कर लेता हूँ, बराबर आ जाएगा 4 1 जा 4। ये और ये सभी संख्याएं क्या हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिमिलर हैं, 3 3 8 8 4 4। इससे प्रूव होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सिमिलर है और ये समीकरण हमारा क्या होगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब देख लेते हैं 3Fe 4 टू ज़ा 8H 4 टू ज़ा 8H 4O 4 1 जा 4O। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिमिलर है, यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो ये थी आज के टॉपिक की हमारी विधियाँ, जिसको हमने 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। जब आप काफ़ी टाइम प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के रिएक्शंस को अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम सॉल्व करके आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। कहने का मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का केस दोनों मुझे सिमिलर करना है। अब इसमें मैं करूँगा क्या, Fe 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में, बट यहाँ पे Fe 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया 3Fe। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो इस 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ नहीं कर सकता, बट मुझे यहाँ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 1 जा 4, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 4 1 जा 4 ऑक्सीजन इस साइड और 4 ऑक्सीजन इस साइड, ये भी बैलेंस्ड। अब 4 2 जा 8H इधर हो गया और इधर 2H, हाइड्रोजन का केस इनबैलेंस्ड आ गया। अब 8H इस साइड है, तो 8H मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। सो 4 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इसी समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। 3Fe 4 2 जा 8H 4 2 जा 8H 4 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट केस में मॉलिक्यूल्स सिमिलर हैं, अतः इसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।